Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Anarch 9. Dear all CS professional students, आप लोग जानते हैं हम लोग ऑडिट, जी हाँ, सेक्रेटरी ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस बुक में चैप्टर 8 कर रहे हैं। चैप्टर 8 के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये थर्ड हम लोग क्लास डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यहां ना बेटा आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर आईसीएसआई ने अपनी कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ऑडिट चैप्टर से। मैं आपको फिर इंश्योर करके कह रहा हूं 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पक्के से आता ही आता है। ज्यादा हो सकता है, मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया बताता हूं जो इंश्योर करता हूं कि हाँ इतना का क्वेश्चन होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा, तो देखिए स्क्रीन पे देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको एग्जैक्टली ये कहा गया, आप बेसिकली आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी ऑडिट आपको अप्लाई करनी है। सिचुएशन का दे रखी है, जैसे देखिएगा, LMP Limited ask you as a company secretary to suggest an audit and explain objectives as well as its dimensions of the process in order to protect the sensitive data and intellectual property and also protection of networks to which multiple information resources are connected। अब ये आपको क्या हो रहा है, कंपनी आपसे कह रहा है कि भैया हमें बताइएगा कि हमें कैसे हमारे सेंसिटिव डेटा को, इंटेलेक्चुअल जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको, प्लस जो हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हैं इसके रिसोर्सेज को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करें कि ये आइडेंटिफाई करें कि हाँ जी ये प्रोटेक्टेड है। आप समझेगा, तो इसके लिए कौन सी ऑडिट हमें करनी होगी, साइबर ऑडिट। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, देखिए समझेगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपकी अच्छी कमांड नहीं आएगी। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप लोगों ने क्लासेस के लिए एनरोल हो चुके हैं और आपने टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल नहीं हुए हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल हुई। आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ आपकी आंसर्स को मैं खुद एनालिसिस करता हूं, एग्जामिन करता हूं, मैं बताता भी हूं आप लोगों को। इनके लिए कह रहा हूं, जो नए स्टूडेंट्स उनके लिए कह रहा हूं, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। इस सेशन के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिट डिस्कस करने वाला हूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं ना कहीं इस बात की प्रोबेबिलिटी रख रहा हूं कि ये जून टाइम में हो सकता है तीनों में से कोई एक आएगा और मैंने जैसे कहा आपको ना, मिनिमम 3 to 5 मार्क्स के लिए है। सो ध्यान से बने रहना है, ठीक है। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ना, या फिर क्लासेस का वीडियो है, एग्जाम से अपडेट्स हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं जो CS से ही रिलेटेड हैं वो आपको यहाँ मिलता रहेगा। सो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको एडवांस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि ये YouTube इसे आगे और भी CS स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा। सो अगर आप इसे एंजॉय कर रहे हैं तो और लोग भी मिल जाए, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं सर, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। लाइक वाइक तो अब हम कर ही देंगे। ऑलराइट, चलिए आइए आपका मॉड्यूल में। अच्छा, किसी को पहला वाला क्लास नहीं मिला है? कोई बोल रहा है कि सर मेरे को ना सर पहले वाली जो आपने 3-4 ऑडिट्स बताई है ना वो मेरे को नहीं मिली हैं, तो उसके लिए NRK 9 के व्हाट्सएप नंबर पे, जी हाँ, शो हो रहे हैं लगातार स्क्रीन पे, आप बिल्कुल वहां रिक्वेस्ट भेजिएगा, ठीक है, आपको प्रोवाइड करेंगे। और याद रखिएगा क्लासेस विद टेस्ट सीरीज बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे रखी है जून एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। सो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस साथ के साथ में यहाँ देखिएगा लेटेस्ट रिकॉर्डेड है, लेटेस्ट है मतलब जून के लिए ही है। सो उसे मिस मत कीजिए यार। और याद रखिएगा, इसे कुछ भी समझेगा, आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपका ऑफकोर्स आने वाला टाइम सिक्योर कर देगी, आई अश्योर यू। चलिए अब साइबर ऑडिट सीखते हैं। साइबर ऑडिट, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा पढ़ाता हूं मैं मॉड्यूल से ही पढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने हर बार कहा है आपको मॉड्यूल में ही सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखिएगा थोड़ा मेहनत करना होगा, और वो मेहनत भी मैं कम कर दूंगा यहाँ पर आपकी, आपको टॉपिक भी समझाऊंगा, याद भी कराऊंगा। देखिए अपना मॉड्यूल अगर आपने ओपन नहीं किया, ओपन कर लीजिएगा, साथ में कोई भी एक मार्कर, एक पेंसिल, इरेजर अपने पास जरूर रखिएगा। ऑलराइट, आइए एनालिसिस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं, तो साइबर ऑडिट हम समझते हैं क्या है। बेसिकली साइबर ऑडिट का काम क्या, वो सोच के देखो। ये जो साइबर सिक्योरिटीज है, समझना, जो आप यहां पर प्रोसेसेस या इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा जो इंफॉर्मेशन, याद रखिए कौन सी इंफॉर्मेशन, सर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कंपनी का डेटा है,
भैया ये प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है नहीं है। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर तो यूज नहीं कर रहे हो, किसी जमाने के पता लगा वो सारी इंफॉर्मेशन तो आपका कॉम्पिटिटर, कोई हैकर आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है कि कंपनी का आगे प्लान क्या है, सारी बातें तो पता लग जाती है एडवांस में उसको, कॉम्पिटिटर को। पर आप सोचते हो यार हम तो ये काम करना चाहते थे, कॉम्पिटिटर ने पहले कर दिया, चक्कर क्या है? समझो, हैकर से ही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपको पता लग जाए कि आईसीएसआई इस बार जून में कौन सा क्वेश्चन पेपर दे रहा है, तो आप क्या चीज चांस को छोड़ेंगे? मैं समझता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, आई नो दैट वेरी वेल, आप चांस नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आईसीएसआई अपने साइबर सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखेगा, और वो प्रोटेक्टेड रखेगा तो कोई भी, देखो, कोई भी अननेसेसरी या अनवांटेड एक्सेस नहीं कर सकेगा उस इंफॉर्मेशन को। किस इंफॉर्मेशन को? जो आपका क्वेश्चन पेपर रेडी हुआ है। अब बात पकड़ में आ रहा है? यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा, कौन सी इंफॉर्मेशन जो हम साइबर के थ्रू, जी हाँ, हमारी इंटरनेट के थ्रू जो सर्कुलेट हो रही है, वो प्रोटेक्टेड है या नहीं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको प्रोटेक्टेड है या नहीं टेस्ट किया जाता है थ्रू साइबर ऑडिट। अभी एक एक पॉइंट को हम अच्छे से याद करेंगे, ये देखेंगे कौन करेगा इसको, कैसे किया जाएगा, पर्पस क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने देखा था, देखिए क्वेश्चन क्या था, LMP Limited asks you as a company secretary to suggest an audit and explain objectives as well as its dimensions मतलब scope of the process in order to protect the sensitive data and intellectual property and also protection of networks to which the multiple information resources are connected। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखो, आओ अपना मॉड्यूल में, कहता है क्या हम कर रहा है, प्रोफेशनल टीम कंडक्ट करती है। कहता है प्रोफेशनल टीम कंडक्ट एन ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू टू एंश्योर दैट करेक्ट एंड मोस्ट अप टू डेट साइबर एंड आईटी प्रोसेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर बीइंग अप्लाइड। तो प्रोफेशनल टीम जो है वो ये एक्चुअली इंश्योर करती है कि क्या, कि मोस्ट अप टू डेट साइबर, जो कि मोस्ट अप टू डेट साइबर एंड आईटी प्रोसेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अप्लाई कर रही हो। जैसे आज का डेट में ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, जो टॉप साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आज के डेट में, आप जब ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे आपको उनके सबके काम मिलेंगे देखने को। जैसे SolarWinds है, सिकपॉड्स है, लाइफ लॉक्स है, CIS है। ये टॉप कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली आपको आपके साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं, कुछ एग्जांपल्स आप चाहें तो एग्जाम में कोड कर सकते हैं। नाम ऑफ कोर्स ये टॉप कंपनीज के सॉफ्टवेयर हैं जो मैं बोल रहा हूँ, SolarWinds, जी हाँ, सिकपॉड, इसके अलावा लाइफ लॉक, CIS, ऐसे और भी हैं, बट मैंने पे बताया आपको। तो सबसे पहले प्रोफेशनल टीम क्या कर रहा है, मेरे साथ समझो। प्रोफेशनल टीम सबसे पहले ये इंश्योर करेगा मोस्ट अप टू डेट साइबर एंड आईटी प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो क्या करेगा प्रोफेशनल टीम, क्या करेगी प्रोफेशनल टीम क्या करेगी, कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू। मेरे से बोलिएगा, कंडक्ट क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू to ensure that the correct and most up to date cyber and IT process and infrastructure are being applied। ये हमारा पॉइंट नंबर 1, अपना साइड में मॉड्यूल में ऐसे मार्क करके पॉइंट नंबर 1 बनाओ उसको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। Cyber audit also includes a series of tests that guarantees that information security meets all expectations and requirements within an organization। क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि भैया जो इंफॉर्मेशन यहाँ हमारे यहाँ पर कंपनी में इंफॉर्मेशन, जो कंपनी की इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो भैया जो एज पर द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है, ये ऑडिट टेस्ट करके पता लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट और एश्योरेंस रिव्यू ऑल द। अब देखो यहां से हाईलाइट करना पॉइंट को, देखो It provides, ऐसे लिखना, it provides management with assessment of the effectiveness of the information security management function। क्या करता है ये, मेरे साथ बोलो, ये कहता है असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस। किस चीज को असेस कर रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। बोलो ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वापस बोलो ना एक बार, किस चीज को कर रहा है सर ये असेस, किस चीज को असेसमेंट करेगा। असेसमेंट समझते ना, कैलकुलेट करके देखेगा, ऑडिट देखेगा, चेक करके, क्या चेक करेगा कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बोलो ना इंफॉर्मेशन, बोलो मेरे साथ में इधर लिखा हुआ है, इफेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट फंक्शंस। इफेक्टिवनेस, किस चीज की इफेक्टिवनेस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट फंक्शंस। इवैल्यूएट द स्कोप ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी management organization and determine whether the essential security functions are being addressed effectively। कि भैया जो आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी की है वो
प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है या नहीं है। अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, रियल बता रहा हूँ एग्जाम्पल। कंपनी कई बार जब देखते हैं ना, कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है, नया प्रोजेक्ट पे काम करती है आने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल जियो ने आपको पता है ना 7-8 साल लगाए थे, तो 7-8 साल का मतलब 7-8 साल से वो अपनी प्लानिंग में थी, इसकी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट करी, उन्हें आगे क्या करना है। अब अगर मान लीजिएगा ये खबर एयरटेल को या वोडाफोन आइडिया को या अदर जो कॉम्पिटिटर है टेलीकॉम के अंदर, उन्हें एडवांस में पता लग जाए कि जियो ये प्लान करके आ रहा है, एक कंपनी इस तरीके का प्लान कर रहा है, वो इस तरह का प्रोडक्ट लाने वाला है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एडवांस में पता लग जाए, तो आपके लिए तो मार्केट में अपना कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय करना बहुत ईजी हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए ना कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है हमारी कंपनी के अंदर वो प्रोटेक्टेड है। क्लियर हो रहा है? तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, यहां पर पहला पॉइंट बनाइएगा। फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा यहां पे क्या कर रहा है, असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस, बोलो ना असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस, किस चीज की इफेक्टिवनेस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है जी, ऑलराइट सर। इसके अलावा क्या देख रहा है, ये डिटरमाइन करेगा क्या, डिटरमाइन वेदर एसेंशियल सिक्योरिटी फंक्शंस आर बीइंग एड्रेस इफेक्टिवली। ठीक है सर, ये भी याद हो गया। अब आगे देखो, पॉइंट नंबर 4 बनाएंगे। Internal auditors and risk management professionals have key roles to play in information management functions. Point number 4 अपना बन गया। कौन की रोल प्ले करता है, बोला इंटरनल ऑडिटर एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। बोलो ना इंटरनल ऑडिटर्स एंड रिस्क, बोलो मेरे साथ में, रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स प्ले की रोल्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फंक्शन। अब इंटरनल ऑडिटर का तो आपको रोल पता है ना, कि जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट, तो इसके को तो पता है कि किस डिपार्टमेंट में क्या इंफॉर्मेशन है, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर सर्कुलेट हो रही है यहाँ पर, इसलिए हम देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान से समझना, इंटरनल ऑडिटर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, इनका तो की रोल होता है सर किसके अंदर, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर। इन द एरा ऑफ, अब यहीं से देखना बहुत ध्यान से, एग्जाम के लिए क्वेश्चन ही बनता है यहाँ से। इन द एरा ऑफ ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी इट इज क्रिटिकल टू प्रोटेक्टिंग द एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनसाइडर एज वेल एज आउटसाइडर हैकर्स। पॉइंट नंबर 5 है ये, और ध्यान से सुनना, ये पॉइंट नंबर 5 जो है ना, ऐसा ही एक क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखना। In the light of this statement, हो सकता है ऐसा बन जाए, in the global digital economy it is critical to protecting the enterprise information from the insider as well as outsiders hackers. In the light of the statement, describe the concept of cyber audit, इस तरह से भी क्वेश्चन बन के आ सकती है, या ऐसा आ सकता है इतना ही स्टेटमेंट देके आपको कमेंट कर दे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं जैसे जैसे चीजें डिजिटलाइज होती जा रही हैं, डिजिटलाइजेशन के बाद से हमने एक ऑब्जर्व किया कि इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है वो कैसे होती है, नेटवर्क सर्वर्स के थ्रू। अब यहां पर हमें पता है कि जो इंफॉर्मेशन सर्वर्स में अवेलेबल है, अगर हैकर्स जो हैं, चाहे वो कंपनी के अंदर के हों, विद इन द कंपनीज हो या आउटसाइडर्स हो, वो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रहा है? मान लीजिएगा, ऐसा फिर एग्जांपल देके बता रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट आईसीएसआई का वेबसाइट हैक कर लेता है और जाकर रिजल्ट से पहले उसके डेटा में चेंज कर देता है, तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है? करना मत, लेकिन बता रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 5 क्लियर है। पॉइंट फर्स्ट में हमने क्या देखा, देखो ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू कौन करेगा, प्रोफेशनल टीम जो होगी वो कंडक्ट करेगी, ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू करेगी, ताकि वो इंश्योर कर सके कि करेक्ट और मोस्ट अप टू डेट आपने साइबर एंड आईटी प्रोसेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यूज कर रही है। ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा, ये क्या होगा, असेसमेंट देखिएगा, असेसमेंट करेगा किस चीज का, द इफेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट फंक्शन। सर ये भी याद हो गया, क्या कर रहे हैं इस बात से हम इंश्योर कर रहे हैं। देखो पॉइंट नंबर 3 में, इवैल्यूएट द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमाइन वेदर द एसेंशियल सिक्योरिटी फंक्शंस आर बीइंग एड्रेस्ड इफेक्टिवली। जैसे मैंने कहा, इनके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये इफेक्टिव मेथड्स हैं टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, ऑलराइट सर। फिर पॉइंट 4 हमने देखा कि इंटरनल ऑडिटर, बोलो मेरे साथ, इंटरनल ऑडिटर रिस्क मैनेजमेंट टीम का क्या होता है, की रोल होता है, इसको याद देखिएगा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर। ठीक है सर। फिर हमने देखा थर्ड कि जो डिजिटल इकोनॉमी आज का डेट में हो रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक थ्रेट है, एक चैलेंज है कि इंटरनल और जो आउटसाइडर हैकर्स हैं वो इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। सो फर्दर इसके अलावा देखते हैं आगे, देखो
अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन साइबर सिक्योरिटी ऑडिटिंग इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ्टन हैज, यहाँ से एडिट करना, डॉटेड लाइन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप टू द ऑडिट कमिटी टू इंश्योर एन इफेक्टिव view independent view is being communicated to the board on the data security. ऑलराइट सर, सबसे पहले हम समझते हैं ये डॉटेड लाइन रिपोर्टिंग क्या होती है। देखो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझना। देखिए जर्नली मान लीजिएगा ये एक इंसान है जो अकाउंट्स सेक्शन में काम करता है, ठीक है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हैं, ये एज्यूम कीजिएगा फटाफट से, ठीक है, प्रैक्टिकली आएगा सब कुछ, इसलिए समझो उसको भी सही। और ये रिपोर्टिंग करते हैं अपनी इसको अकाउंट्स हेड को, जो भी इनकी डे टू डे ट्रांजेक्शंस ये एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग किसको करते हैं, ये अकाउंट्स हेड को। क्लियर हो रहा है? अब यहां क्या इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं, जो ये अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है ना, यहां पर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव को प्राइमरी ड्यूटी तो किसकी हो गई कि रिपोर्टिंग करने की, प्राइमरी ड्यूटी है अकाउंट्स हेड को, और जो सेकेंडरी ड्यूटी है वो इंटीमेशन करने किसको की, एचआर हेड को, कंपनी के एचआर को मान लीजिएगा, एचआर हेड को, कि जो भी वो ट्रांजैक्शंस वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसकी इंटीमेशन वो किसको दे रहा है, एचआर हेड को। अब सर एचआर हेड को क्यों दे रहा है, समझना मेरी बात को। यहाँ पे डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप अपनी प्राइमरी रिपोर्टिंग के अलावा सेकेंडरी रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का जो भी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट उसका 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, मतलब अकाउंट्स का तो काम उसका है ही, प्लस यहां पर जो भी पेरोल पे वो जो भी एम्प्लॉयज पेरोल पे काम कर रहे हैं उनको उनकी सैलरी प्रिपेयर करना, ठीक है, और एचआर हेड का देख रहा है यहां पर कि भैया कितने लोगों को हमने अपॉइंट किया है, कितना किसको हम लोग सीटीसी दे रहे हैं, कितनी पेमेंट्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का कनेक्शन एचआर के साथ भी हो गया। तो जब कोई भी, याद रखिएगा, डॉटेड लाइन जब हम कह रहे होते हैं, डॉटेड लाइन रिपोर्टिंग, इट मींस दैट सेकेंडरी रिपोर्टिंग। अब हम इस केस में क्या देख रहे हैं, जो हमें यहाँ साइबर ऑडिट के अंदर बताया जा रहा है कि हम ऑडिट कमेटी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, वो ऑडिट कमेटी को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, डॉटेड लाइन के अंदर, क्योंकि वो सेकेंडरी बन गया यहाँ पर ऑडिट कमेटी। अब ऑडिट कमेटी के पास इंफॉर्मेशन होगी तो वो आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा इंफॉर्मेशन कि हाँ जी एक करेक्टिव मेथड अप्लाई किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बात पकड़ में आ रहा है? तो यहां जो वर्ड यूज हुआ है इसको ध्यान से देखो, डॉटेड लाइन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप टू ऑडिट कमिटी टू एंश्योर एन इंडिपेंडेंट व्यू इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू बोर्ड ऑन द डेटा सिक्योरिटी। बात पकड़ में आया? ऑडिट हेल्प्स, ये पॉइंट नंबर हमारा 7 आ गया। ऑडिट हेल्प्स एंटरप्राइज विद चैलेंजेस टू। अब यहां से हाईलाइट देखो, जहां मैंने पॉइंट हाईलाइट किया ना वहां से इन वर्ड्स को याद करना है। मैनेजिंग साइबर थ्रेट्स बाय प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रोल्स एंड मेकिंग रिकमेंडेशन टू द इंप्रूव देम एज वेल एज assisting the senior management and the board of directors to understand and respond to the cyber risk। पकड़ में आ रहा है बात? क्या कह रहे हैं, ये थ्रेट्स जो भी हैं, साइबर से रिलेटेड रिस्क जो भी थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, कैसे फाइंड आउट करेगा, फिर फाइंड आउट करेगा, उन्हें कंट्रोल करेगा और सजेस्ट भी करेगा कि कोई भी अगर इफेक्टिव मेजर्स या एक्शन लेने हैं। किस किस को कर रहा है यहाँ पर? सीनियर मैनेजमेंट को भी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी। क्लियर? देन हमने पॉइंट 8 इसमें ड्रॉ किया है क्या? ऑडिट फ्रीक्वेंसी शुड करस्पॉन्ड टू द लेवल ऑफ रिस्क आइडेंटिफाइड, एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, अब कितनी बार साइबर ऑडिट की जाएगी डिपेंड्स ऑन कि रिस्क लेवल क्या है। जैसे जो भी अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो कि सेंसिटिव इन नेचर हैं, जैसे जनरली ऑब्जर्व किया जाता है, जो स्टॉक ब्रोकर्स की कंपनीज होती है ना, स्टॉक ब्रोकिंग, वहां पर जावा की जाती है। जावा क्यों आती है? क्योंकि वहां इंफॉर्मेशन सारा कैसे है, सर्वर पे बेस्ड है, इसलिए। अच्छा, दूसरा डिपेंड्स ऑन कि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंड थर्ड वन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? बोलो मेरे साथ में, कि लेवल ऑफ रिस्क कितना है, प्लस क्या यू नो व्हाट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लस मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। क्या हो रहा है? अब ये 8 पॉइंट्स मैंने आपके सामने जो है रखे हैं आपके मॉड्यूल से, वो इसलिए रखे हैं मॉड्यूल से क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहीं से बन के निकलती है इस तरीके से, तो इस लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है। क्लियर एकदम? आई होप साइबर ऑडिट क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है
NRK9 का व्हाट्सएप का द्वार खुला हुआ है, वहां क्वेरी पूछो या कहीं कमेंट बॉक्स में पूछो। यहाँ तो तुम पूछते ही नहीं हो, तो वहीं जहां पूछ रहे हो वहीं पूछते रहो, जहां कन्वीनियंट लगे वहां पूछो। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल ऑडिट। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये भी आ सकता है इस बार। चलो आओ देखते हैं। सबसे ऑडिट करने का पर्पस क्या है एनवायरमेंटल ऑडिट, कि ये चेक कर लेंगे हम लोग कि कंपनी ना, देखो समझना बहुत ध्यान से, कि पहले काम क्या होगा, आइडेंटिफाई कर लो कि हमारी कंप्लायंसेस हमें कौन कौन से कर रहे हैं एनवायरमेंटल। और एनवायरमेंटल जो हमारे यहाँ पे रिलेटेड जो कंप्लायंसेस होंगे वो बेसिकली डिपेंड होंगे कंपनी के ऑपरेशन पर। बात समझे ना, कंपनी के ऑपरेशन पे। जैसे एक कोई कंपनी डेंजरस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है, मतलब फॉर एग्जांपल केमिकल प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर कर रही है, या मान लीजिएगा आयरन में, स्टील में है, या फ्यूल के अंदर है, तो उनके लिए कंप्लायंस लेवल अलग होगा, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा कि उसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एक जो है मान लीजिएगा सॉफ्ट टॉयज बनाती है, तो उसके लिए कंप्लायंस लेवल अलग तरीके का होगा। तो सबसे पहले कंप्लायंस ऑडिट क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। पहला पॉइंट हम याद करेंगे, देखो ध्यान रखो, स्क्रीन पे लाओ। आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल कंप्लायंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंटेशन गैप्स along with the related corrective actions, and it's a wide variety of meanings. तो सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई कीजिएगा क्या, एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंटेशन गैप। बोलो ना, आइडेंटिफाइंग व्हाट, आइडेंटिफाइंग बोलो मेरे साथ में, आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल कंप्लायंस। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पे कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिएगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ, जहां बहुत ज्यादा कंपनीज है जिनमें मैन्युफैक्चरिंग होती है और इमिशंस बहुत करती है, धुआं बहुत निकलता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करता है, होता ही है, उसका नेचर ऐसा है। तो आपको कौन कौन से एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो करना है। एक मैन्युफैक्चरिंग में है बट नेचर को हार्म नहीं कर रही, डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए हम ध्यान देंगे। फिर एनवायरमेंटल ऑडिट हम ये भी देखेंगे, जो रिसोर्सेज अब यूज किए जा रहे हो भैया, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल प्रोडक्टिवली किया जाए, वेस्ट कम किया जाए। बात पकड़ में आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस। बोलो, एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंटेशन गैप। उसके अलावा हम देखेंगे आगे, now environmental audit refers to the verification and assessment of environmental measures in an organization। देखो, वेरीफाई करना, सेकंड पॉइंट हमको याद करना है, वेरिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मेजर्स। बोलो, वेरीफाई करना एंड बोलो एनवायरमेंटल वेरिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉइंट 3 जो बनते हैं बड़े सिंपल से, बोलते हैं ये दो तरीके का होता है। एनवायरमेंटल ऑडिट जो है जनरली दो तरीके का है। एक हमारा है कंप्लायंस ऑडिट, बोलो मेरे साथ में कंप्लायंस ऑडिट। दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑडिट्स। दो तरीके का हो गया, कंप्लायंस ऑडिट एंड मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। इसलिए हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स अभी याद कर लिए हैं। कौन कौन से याद किए हैं, अब एग्जाम में आएगा ना, पॉइंट्स में लिखना है इसे। बात पकड़ मारा है। पहला आइडेंटिफाई करता है कंप्लायंस, एनवायरमेंटल कंप्लायंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंप्लीमेंटेशन गैप। दूसरा क्या करेगा ये, बोलो वेरिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मेजर्स। ठीक है जी। थर्ड क्या कर रहा है, ये दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स इन जनरल। कौन कौन सा होता है, कंप्लायंस ऑडिट एंड इन मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑडिट। देखिए, these audits are intended to review, क्या करेगा, review the sites and company legal compliance status in operational context, मतलब in accordance with the operational, किस तरीके का ऑपरेशन कैरी कर रही है ना, उसके अकॉर्डिंग कंप्लायंस स्टेटस को रिव्यू करना। तो एनवायरमेंटल ऑडिट क्या करेगी, रिव्यू द कंप्लायंस स्टेटस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Compliance audit generally begins with determining the applicable compliance requirements against which the operation will be assessed। जी हाँ, जिस भी तरीके का ऑपरेशनल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे मैंने अभी कहा, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, जिस भी कैटेगरी में आती है, उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे और जो गैप होगा उसे फिलअप करना। इसलिए हम पहले पॉइंट में यही बात सीखे थे अभी कि मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंटेशन गैप्स। ऑलराइट सर, पॉइंट 5 क्लियर हुआ हमारा नाउ। एंड कौन कौन से सेंट्रल लॉज हैं, स्टेट लॉज हैं, परमिट्स लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा सा हम यहाँ समझेंगे एग्जाम के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि नीड क्या है। मैनेजमेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आपसे कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस करो, भैया नीड क्या है हमें एनवायरमेंटल ऑडिट कराने की। तो बोला सर ये नीड है, आओ देखते हैं। कहता है जी सर, बिजनेस असेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ दियर ऑपरेशंस। सबसे पहले बिजनेस क्या असेस कर सकता है कि उसका ना एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट जा रहा है। जैसे कई सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं जिन्हें ना बंद करवा दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर। क्यों करा दिया गया, जैसा आपने सुना भी होगा,
कई सारे जो रिवर्स के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उन्हें बोला जी हाँ जी इससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, बोला बंद करो। कुछ ऐसे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिससे एमिशंस इतनी ज्यादा थी जिससे आसपास की लोकेलिटी में ना लोगों को लंग्स की डिजीज होने लग गई, बोला ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अब कैरी नहीं कर सकते, इससे लोगों को बहुत हेल्थ इंपैक्ट हो रही है। सो सबसे पहले जब हम एनवायरमेंटल ऑडिट करते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसका एनवायरमेंट पे इंपैक्ट क्या है। सो बिजनेस कैन असेस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ देयर ऑपरेशंस, जो भी वो काम कर रही है, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगा, कॉर्पोरेट डिसीजंस आर नॉट स्पॉइलिंग कंपनीज मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, destroying the source of essential supply, damaging or polluting the very infrastructure that makes the uses and demand of the product grow। अब कई बार ऐसा भी ऑब्जर्व करते हैं कि हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल की वजह, बहुत जगह देखने को मिलता है आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत जगह मिल जाएगा देखने को, है ना, मिलावटी दूध मिल जाएगा, मिलावटी वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, मिलावटी हर एक चीज मिल जाएगी। क्यों, मार्केट बड़ा करना है, ज्यादा पैसा कमाना है। तो बोला सर ये गड़बड़ नहीं चलेगा, पकड़ मारी है। क्लियर, इसके आगे देखते हैं ना, इट हाइलाइट्स द एरिया ऑफ इनसफिशिएंसी इन प्रोसेसेस। इनसफिशिएंसी इन प्रोसेसेस मतलब आप नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो, वेस्ट ज्यादा कर रहे हो, प्रोड्यूस कम कर रहे हो, वेस्ट ज्यादा कर रहे हो। सो इनसफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। कह रहा है हाइलाइट्स द एक्सेसिव वेस्टेज, अगर एक्सेसिव वेस्टेज हो रहा है तो उसको भी पकड़ेगा। समझो, देखो यहाँ पे कह रहा है, 2 पॉइंट्स सुनाता हूँ वापस। हाइलाइट द एरिया ऑफ इनसफिशिएंसी इन प्रोसेसेस से वेयर द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड आर आउट ऑफ the proportion to the amount of saleable items and services produced। बात पकड़ में आ रहा है, जितना आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा वेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी इन योर प्रोसेस। आउटडेटेड मशीनरीज यूज कर रहे हो, पॉल्यूट भी कर रही है, कम मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, एक इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ये भी गड़बड़ कर रही है। बात पकड़ में आया। दूसरा, इससे क्या होगा, वेस्टेज बढ़ेगी। बात पकड़ में आ रहा है, एक्सेसिव वेस्ट बढ़ेगा इससे, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे, एनवायरमेंटल ऑडिट थ्रू। एंड थर्ड वन इज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस टू डिक्रीज दिस वेस्ट आउटपुट एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट और वेस्ट डिस्पोजल। साथ साथ ही क्या सजेस्ट करेगा कि देखो समझो, बिजनेस को ये पता लग जाएगा कि अगर भैया हमारा वेस्ट बढ़ रहा है तो बिजनेस क्या कर सकता है, बिजनेस अपने वेस्ट को कंट्रोल करेगा जी, वेस्ट कम से कम हो, ठीक है, और रिड्यूस क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट। बात पकड़ में आया। और डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा, वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, इसका एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। आपने देखा होगा आजकल ना एथेनॉल के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, मतलब एथेनॉल एक फ्यूल बन रहा है, जो कि फ्यूल क्या मतलब इंजन को चलाने के लिए, कार, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स को चलाने के लिए बड़ा एक इन्वेंट किया गया था। आप जानते भी होंगे एथेनॉल के बारे में, आपने सुना भी होगा। 2018-19 के आसपास की बात है, गवर्नमेंट ने इसके प्लांट्स लगाए, लगभग 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाए। अब जो एथेनॉल जो प्रोड्यूस होता है, आपने देखा होगा जनरली जो जैसे शुगर केन है, शुगर केन से आपने मान लीजिएगा एक्सट्रैक्ट कर लिया शुगर, उसके बाद उसका जो रॉ रह गया वो वेस्ट है, ठीक है, उसी वेस्ट को इस्तेमाल करके क्या देखेगा, एथेनॉल प्रोड्यूस किया रहा है। तो ये क्या है, वेस्ट का इस्तेमाल भी किया जा सके, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ वेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो भी कम आएगी। या कैसे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाए ताकि वो रीयूज भी हो सके। बात पकड़ में आ रहा है, ये एनवायरमेंटल ऑडिट के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो नीड समझ में आ रहा है। अब पता है आपको रियलिटी, ये अभी तो टॉपिक सुनने में लग रहा है ठीक है, आ गया 4-5 नंबर का, इन रियलिटी जब प्रैक्टिकली इस काम को करेंगे ना, और आप अपनी खुद की अगर फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कैरी करेंगे, आप देखेंगे बोला यार ये तो बहुत हेल्पफुल नहीं, और रियलिटी होती है। क्लियर एकदम, आई होप नीड क्लियर हुआ होगा। पहला नीड क्या है, आपका बिजनेस आइडेंटिफाई कर पाएगा क्या कि उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, उसका मतलब उसके ऑपरेशंस का एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, ऑपरेशन एक्टिविटी जो कर रही है उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है। दूसरा, कॉर्पोरेट डिसीजंस जो भी हो रहे हैं वो क्या नहीं होने चाहिए, जो मार्केट को स्पॉइल नहीं कर रहे हैं। स्पॉइल का मतलब, अब मान लीजिएगा आज का डेट में कंपटीशन तो बहुत है, अब हर किसी को लग रहा है, जैसे अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिला था, मैं एक एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूं बट एक है रियलिटी, क्या कि इंडिया में 6 पॉइंट मान लीजिएगा 6 पॉइंट है ना 6.30 है ना, आई थिंक मिलियन है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, मेट्रिक टन समथिंग लाइक यू नो व्हाट मिल्क प्रोड्यूस होता है बेसिकली, ठीक है, इतना ही मान लीजिएगा दूध निकाला जा सकता है। एज्यूम कर लेते हैं, चलो छोटा डेटा लेते हैं, एक डेटा बताता हूँ। क्या डेटा कि मान लीजिएगा वो रियलिटी थी, रियलिटी डेटा है कि 60 kg ड्यूड है ना मिल्क प्रोड्यूस करता है इंडिया जी, ठीक है, और लेकिन कंज्यूम कितना हो रहा है 120 kg। अब मजे की बात सुनना ध्यान से,
सर जब प्रोड्यूस ही 60 केजी होता है और कंजम्पशन 120 हो रहा है, तो इस 60 का जो गैप है, 60 केजी का गैप है, ये कहां से आ रहा है? एडल्ट्रेशंस। तो ये इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, ठीक है, चलिएगा। सो सेकंड क्या है? इट आइडेंटिफाई द एरिया इनसफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेसेस। बाकी क्या करेगा? एक और करेगा, हाईलाइट्स एक्सेसिव वेस्टेज कहां पर है। फिर करेक्टिव एक्शंस भी आप ले सकते हैं ताकि आप डिक्रीज कर सकें वेस्ट आउटपुट को, बोलो वेस्ट आउटपुट को कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें कॉस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जहां कॉस्ट ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल। आई होप क्लियर होगा, यहां कोई डाउट नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेरी रखो मेरे व्हाट्सएप पे। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट कोई सा मिस मत करना। अगर जून का एग्जाम या आने वाला एग्जाम दिसंबर का भी कर रहे हो, अगर पास करना है तो मैं तुम्हें इंश्योर कर रहा हूं, तुम टेस्ट कोई सा मिस मत करना, क्योंकि ये तो अभी तुमने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया है। अब कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो आप क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट के थ्रू, तो उसे मिस नहीं करना है, रेगुलरली अटेंड करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट वाले सेक्शन फटाफट देख लीजिएगा इसके बाद का भी, वो है फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर बात करेंगे, सोशल ऑडिट पे बात करेंगे, टेक ऑफ ऑडिट पे बात करेंगे। तीनों ही खतरनाक ऑडिट्स हैं। ऑलराइट, फिर बात चेक किया, क्लासेस छोटी बनेंगी ताकि आप जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर कर सकें, और भी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं मेरे भाई। फिर बात चेक किया।